बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है असिस्टिव डिवाइसेस, और ये मस्कुलोस्केलेटल नर्सिंग की पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी हैं। तो असिस्टिव डिवाइसेस होती क्या है? जब भी कोई पर्सन फ्रैक्चर होता है या कोई इंजर्ड पेशेंट होता है तो उसको मोबिलिटी सपोर्ट देने के लिए असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ होती हैं। इनमें हमारे पास वॉकर आता है, कैन आते हैं, क्रचेज़ आते हैं, और ये डायग्राम की मदद से भी अगर हम इनको देख लें तो सबसे पहले हम वॉकर की बात करेंगे। वॉकर क्या है? वॉकर एक 4 लेग वाली फ्रेम होती है। इसका जो काम है, इसका जो यूज़ है वो बैलेंस और स्टेबिलिटी के लिए होता है। स्पेशली जो ओल्डर एडल्ट लोग होते हैं या सीवियर लोअर लिम्ब अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया है तो उसके अंदर जो है वॉकर का यूज़ किया जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है कैन। अगर हम इस कैन को डायग्राम की मदद से देखें तो कैन एक सिंपल स्टिक है, एक छड़ी होती है जो कि पेशेंट को वेट सपोर्ट और बैलेंस देने के लिए यूज़ होती है। तो इसका यूज़ जो होता है माइनर फ्रैक्चर में होता है या फिर वॉकिंग सपोर्ट के लिए। उसके बाद हमारे पास थर्ड में आता है क्रचेस। अब क्रचेस क्या है? ये बाजू के सहारे वाली स्टिक्स होती हैं, और ये हमारे पास 2 स्टिक्स होती हैं जो कि अंडर आर्म या फोर आर्म के साथ यूज़ होती हैं ताकि पेशेंट जो है वो वेट को लिम्ब से हटाकर सपोर्ट ले सके। जैसे कि लोअर लिम्ब अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया है या जब पेशेंट का फुट जो है या फिर लेग बिल्कुल भी वेट बेयर ना कर सके तो उस टाइम जो है ये क्रचेस यूज़ किए जाते हैं। यानी अगर हम सिंपली बात करें तो जो हमारे पास वॉकर होता है ये ज़्यादा स्टेबल फ्रेम होती है, और जो हमारे पास कैन है ये माइनर सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है, और जो हमारे पास क्रचेस हैं ये वेट ऑफ करने के लिए यूज़ होते हैं, यानी जो पर्सन बिल्कुल ही वेट बेयर ना कर सके। सबसे पहले हम वॉकर की बात करेंगे कि वॉकर का यूज़ क्या है, इसके क्या स्टेप्स हैं इसको यूज़ करने के लिए। तो स्टेप नंबर 1 में हमें बता रहे हैं स्टैंड इन द सेंटर ऑफ वॉकर। जैसा कि इस डायग्राम में बताया गया है कि वॉकर के बिल्कुल बीच में खड़े हो जाएं और जो दोनों हाथ हैं उनसे हैंडल को पकड़ लें। फिर बता रहे हैं स्लाइड वॉकर फॉरवर्ड 6 to 8 इंचेस, यानी जो वॉकर है उसको थोड़ा आगे की तरफ पुश करें, 6 से 8 इंचेस आगे की तरफ पुश करें जैसे कि इस डायग्राम में बताया गया है। उसके बाद बता रहे हैं कीप ऑल 4 फीट ऑफ वॉकर ऑन ग्राउंड, यानी जो वॉकर है इसके चारों पाँव जो हैं वो हमेशा ज़मीन पर रखें ताकि बैलेंस जो है उसको मेंटेन किया जा सके। फिर बता रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड विद इफेक्टेड साइड, कीप वेट ऑन द वॉकर एंड अनइफेक्टेड लेग। इस बात का ये मतलब है कि पहले जो फ्रैक्चर या इंजर्ड लिम्ब है उसको आगे की तरफ ले जाएं और जो वेट है वो वॉकर और हेल्दी लेग पर रखें, इंजर्ड लेग पर ज़्यादा प्रेशर ना दें। 5 पॉइंट पे हमें बता रहे हैं ब्रिंग अनइफेक्टेड लेग अप टू वॉकर, यानी अब हेल्दी लेग जो है उसको वॉकर के साथ आगे की तरफ ले आएं। इस तरीके से एक स्टेप कंप्लीट होता है और एक सेफ मूवमेंट जो है वो वॉकर के साथ होती है। अब हम कैन की बात करेंगे, यानी सिंपल स्टिक या छड़ी, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उसकी क्या स्टेप्स हैं। तो हम 1 बाय 1 इनको देखेंगे। स्टेप नंबर 1 में बता रहे हैं कैन गोज ऑन द अनइफेक्टेड साइड, यानी हमेशा जो कैन है, जो स्टिक है, जो छड़ी है उसको हेल्दी या स्ट्रॉन्ग साइड में रखें। जैसे कि यहाँ बता रहे हैं होल्ड द कैन ऑन योर अनइंजर्ड और स्ट्रॉन्गर साइड टू द बेस्ट सपोर्ट द इफेक्टेड लेग, यानी अगर आप जो कैन है उसको आप अनइफेक्टेड या हेल्दी या स्ट्रॉन्ग साइड में रखेंगे तो उससे क्या होगा, जो इफेक्टेड लेग है उसको सपोर्ट मिलेगी। फिर बता रहे हैं स्लाइड बेंड एट द एल्बो। एल्बो है इसको स्लाइटली बेंड करें, तकरीबन 15 to 30 डिग्री इसको थोड़ा सा बेंड करें। इससे क्या होता है, एक कंफर्टेबल ग्रिप मिलती है। उसके अलावा बता रहे हैं कैन मूव फॉरवर्ड 6 to 10 इंचेस। अब ये जो कैन है जैसा कि इस डायग्राम में बताया गया है इसको फॉरवर्ड की तरफ मूव करें, यानी 6 से 10 इंचेस आगे की तरफ पुश करें ताकि बैलेंस जो है वो बना रहे। फिर बता रहे हैं इफेक्टेड लेग मूव फॉरवर्ड विद कैन, यानी पहले इंजर्ड या वीक लेग को कैन के साथ आगे की तरफ ले जाएं और फिर जो वेट है, जो वज़न है वो कैन और हेल्दी लेग पर डिस्ट्रीब्यूट करें। इंजर्ड लेग पर जो है वो ज़्यादा वज़न या ज़्यादा प्रेशर ना दें। फिर बता रहे हैं अनइफेक्टेड लेग देन मूव पास्ट द कैन। अब जो हेल्दी लेग है उसको कैन के भी आगे ले जाएं, जैसे कि इस डायग्राम में ये एरो शो कर रहा है कि ये जो हेल्दी लेग है इसको इस कैन से आगे की तरफ फॉरवर्ड करें। तो इस तरीके से एक सेफ मूवमेंट जो है वो हो जाती है, एक स्टेप कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे क्रचेस फिट की, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। पॉइंट नंबर 1 में हमें बता रहे हैं डोंट रेस्ट ऑन आर्म पिट्स, यानी जो क्रचेस है उसको अंडर आर्म बाजू के नीचे रखें, डायरेक्टली आर्म पिट पर मत रखें। अगर आर्म पिट पर रखा तो क्या होता है, वहाँ नर्व्स होती हैं वो डैमेज होने का रिस्क हो सकता है, तो इसको जो है डायरेक्ट आर्म पिट के नीचे ना रखें। यूज़ शोल्डर एंड आर्म फॉर स्ट्रेंथ, यानी जो मूवमेंट है, मूवमेंट के लिए जो पावर है वो शोल्डर से लें
और आर्म से लें, डायरेक्ट आर्म पिट से ना लें। फिर कह रहे हैं स्लाइटली बेंड थ्रू द एल्बोज, यानी एल्बोज को थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो बेंड करें तकरीबन 15 to 30 डिग्री तक। इससे क्या होगा, एक कंफर्टेबल और स्ट्रॉन्ग ग्रिप जो है वो मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे 2 पॉइंट गेट की। इस गेट के अंदर क्या कह रहे हैं, रिक्वायर्ड पार्शियल वेट बेयरिंग ऑन बोथ फीट, यानी इस गेट में दोनों लेग्स पर थोड़ा थोड़ा वेट डाला जा सकता है, इसलिए इसको पार्शियल वेट बेयरिंग कहते हैं। इसकी मूवमेंट जो है ये बिल्कुल नेचुरल वॉकिंग की तरह होती है, बस इसमें क्रचेस यूज़ हो रहे होते हैं और इसमें जो है क्रचेस और अपोजिट लेग जो है वो एक साथ मूव करते हैं, फिर दूसरी क्रचेस और दूसरी अपोजिट लेग जो है वो इस तरह मूव करते हैं, यानी बिल्कुल जैसे नेचुरल वॉकिंग है, बस इसमें क्रचेस का यूज़ होता है। तो इसको कहते हैं 2 पॉइंट गेट। बात करेंगे 3 पॉइंट गेट की। इसमें हमें क्या बता रहे हैं, नॉन वेट बेयरिंग एंड प्रोग्रेस टू पार्शियल वेट बेयरिंग, यानी जो 3 पॉइंट गेट है हमारे पास ये बिल्कुल नॉन वेट बेयरिंग होता है और ये कहाँ तक प्रोग्रेस कर सकता है, ये पार्शियल वेट बेयरिंग तक प्रोग्रेस कर सकता है। क्रचेस आर एडवांस्ड विद द अफेक्टेड लेग, यानी जिसमें क्रचेस का यूज़ है वो अफेक्टेड लेग के साथ होता है, यानी क्रचेस मूव फॉरवर्ड होते हैं, साथ ही पेशेंट की जो अफेक्टेड लेग है वो भी आगे की तरफ मूव होती है, यानी जो क्रचेस हैं वो हमारी अफेक्टेड लेग के साथ मूव होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में हमें बता रहे हैं कि क्रचेस आगे की तरफ मूव हो रहे हैं और अफेक्टेड लेग भी आगे की तरफ मूव हो रही है। फिर कह रहे हैं अनअफेक्टेड लेग ब्रॉड फॉरवर्ड, फिर उसके बाद जो अनअफेक्टेड लेग है वो आगे की तरफ लाई जाती है, फिर उसके बाद हेल्दी या फिर अनअफेक्टेड लेग जो है वो मूव करती है, आगे की तरफ आती है। तो यानी सिंपली हम बात करें जो 3 पॉइंट गेट है वो इंजर्ड लेग पर इसमें बिल्कुल भी वेट नहीं डालना, यानी क्रचेस और हेल्दी लेग से ही सपोर्ट लेनी है। अब हम बात करेंगे स्विंग थ्रू गेट की। स्विंग थ्रू गेट के अंदर हमें क्या बता रहे हैं, फॉर नॉन वेट बेयरिंग और पार्शियल वेट बेयरिंग क्लाइंट रिक्वायर्ड बैलेंस, यानी इसमें बैलेंस और आर्म स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अगर हम स्टेप्स की बात करें तो इसमें हमें बता रहे हैं स्टैंड ऑन द अनइफेक्टेड लेग, यानी पहले जो हेल्दी लेग है हेल्दी लेग पर बैलेंस बनाएं, जैसे कि यहाँ इस डायग्राम में बताया गया है, ये जो हेल्दी लेग है इस हेल्दी लेग के ऊपर बैलेंस बनाना है। मूव बोथ क्रचेस फॉरवर्ड अबाउट अ फुट, तो ये जो दोनों क्रचेस हैं इसको 1 फुट आगे की तरफ पुश करना है। उसके बाद बता रहे हैं ब्रेस द हैंड ग्रिप फॉर सपोर्ट, यानी जो हाथ हैं वो क्रचेस की ग्रिप पर रखें और इससे सपोर्ट लें। स्विंग बोथ लेग थ्रू द क्रचेस, तो दोनों लेग को एक साथ जो है वो क्रचेस से आगे ले जाएं जैसे कि स्विंग हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं स्विंग थ्रू गेट। इसके अंदर बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना गिरने का रिस्क जो है इसमें हो सकता है। अब हम बात करेंगे 4 पॉइंट गेट की। तो 4 पॉइंट गेट जो है हमारे पास स्टार्ट विद 1 क्रचेस एंड अपोजिट लेग, यानी इसके अंदर क्या होता है, पहले राइट क्रच को आगे रखना पड़ता है और उसके साथ ही जो लेफ्ट लेग है उसको आगे एक साथ मूव करना होता है। मूव द अदर क्रच एंड अपोजिट लेग, अब जो हमारे पास लेफ्ट क्रच जो है वो आगे जाएगी और साथ ही राइट लेग जो है वो भी आगे जाएगी, यानी सिंपली जो हमारे पास 4 पॉइंट गेट है ये अल्टरनेटिवली हो रहा होता है, यानी ये पैटर्न रिपीट हो रहा होता है, हमेशा जो है क्रच और अपोजिट लेग साथ जाती है। अगर ये हमारे पास राइट क्रच आगे जा रहा है तो उसके साथ लेफ्ट लेग आगे की तरफ मूव होगी, या अगर लेफ्ट क्रच आगे जा रहा है तो उसके साथ राइट लेग जो है वो आगे की तरफ मूव होगी। तो ये एक सिंपली अल्टरनेटिवली जो है ये पैटर्न हो रहा होता है, रिपीट हो रहा होता है। तो ये जो हमारे पास 4 पॉइंट गेट है इसके अंदर 4 पॉइंट यूज़ होते हैं, यानी 2 हमारे पास क्रचेस यूज़ हो रहे होते हैं और 2 हमारे पास लेग यूज़ हो रही होती हैं, इसीलिए इसे 4 पॉइंट गेट कहते हैं। और ये एक स्टेबल और सेफ गेट है और ये स्पेशली जो बैलेंस वीक पेशेंट होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे अप विद द गुड लेग, यानी अप विद द गुड लेग एक ऐसी वॉकिंग टेक्निक है जो कि स्टेयर या फिर अनइवन सरफेस पर क्रचेस के साथ चलने के लिए यूज़ होती है। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आता है कि जो आपका हेल्दी और गुड लेग है उसको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के ऊपर आपने लेकर आना है, यानी स्टेप अप विद द हेल्दी और गुड लेग फर्स्ट। जो भी हेल्दी और गुड लेग है जो कि अनइफेक्टेड लेग है उसको सबसे पहले स्टेप अप करना है, फिर उसके बाद है कि ब्रिंग द इफेक्टेड लेग एंड क्रचेस अप टू द सेम स्टेप। अब जो हमारे पास ये जो इफेक्टेड लेग है, इफेक्टेड लेग और क्रचेस को सेम उसी स्टेप पर लेकर आना है, जैसे कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि सबसे पहला जो स्टेप है हमने हेल्दी लेग को स्टेप अप किया, उसके बाद जो है क्रचेस और अनहेल्दी या फिर इफेक्टेड लेग है उसको सेम स्टेप पर लेकर आए। तो इस तरीके से एक स्टेप जो है वो रिपीट होता है, इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप भी रिपीट करना है कि सबसे पहले हेल्दी और गुड लेग को फर्स्ट ऊपर की तरफ लेकर आना है, स्टेप अप करना है, उसके बाद जो हमारे पास है इफेक्टेड लेग और क्रचेस जो हैं उनको एक साथ सेम स्टेप पर लेकर आना है। तो ये हमारे पास है गोइंग अप स्टेयर स्टेप्स।
अब हम बात करेंगे डाउन विद द बेड लेग। ये भी हमारे पास एक ऐसी वॉकिंग टेक्निक्स होती है जो कि स्टेयर या फिर अनइवन सरफेस पर क्रचेस के साथ जो है वो नीचे उतरने के लिए यूज़ की जाती है। इसके प्रिंसिपल क्या है कि हमेशा जो हमारे पास इफेक्टेड यानी जो इंजर्ड लेग है वो पहले नीचे आएगी और जो हेल्दी लेग और क्रचेस हैं वो सपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं। इसके स्टेप्स में हमारे पास क्या है कि जो इफेक्टेड लेग है यानी जो बेड लेग है जो कि इस डायग्राम में बताई गई है उसको और क्रचेस को जो है एक साथ फर्स्ट डाउन लोअर स्टेप पर लेकर आना है और उसके बाद जो हमारे पास हेल्दी लेग होगी उसको यानी जो गुड लेग है हेल्दी लेग है उसको डाउन टू द सेम स्टेप अब सेम स्टेप पर लेकर आना है। यानी सबसे पहले इफेक्टेड लेग और क्रचेस उस स्टेप पर आएंगे लोअर स्टेप पर, उसके बाद जो हेल्दी लेग है गुड लेग है वो डाउन सेम स्टेप पर आएगी। तो सेम इस तरीके से ये स्टेप्स रिपीट होंगे। अब हम बात करेंगे वेरियस ट्रीटमेंट फॉर अ बोन फ्रैक्चर। यानी बोन फ्रैक्चर के लिए कौन सी ट्रीटमेंट यूज़ होती हैं, तो इनमें सबसे पहले हमें बता रहे हैं बोन रिडक्शन। बोन रिडक्शन क्या है हमारे पास, पुटिंग द फ्रैक्चर्ड बोन बैक इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। यानी बोन रिडक्शन एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर जो फ्रैक्चर बोन है उसको उसकी ओरिजिनल जगह पर वापस सेट किया जाता है। तो उसकी टाइप्स हैं, सबसे पहले हमें बता रहे हैं क्लोज रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन क्या है, डन मैनुअली और नॉन सर्जिकल कास्ट प्लास्टर और फाइबर ग्लास टू कीप ब्रोकन बोन इन प्लेस टू अलाउ इट टू हील। तो ये हमारे पास जो क्लोज रिडक्शन है ये नॉन सर्जिकल है, यानी ये मैनुअली किया जाता है। यानी क्लोज रिडक्शन के अंदर हड्डी को मैनुअली या फिर हैंड से सेट किया जाता है, फिर कास्ट यानी जो प्लास्टर है या फाइबर ग्लास है उसको लगाया जाता है ताकि हड्डी स्टेबल रहे और हील हो। तो ये हमारे पास है क्लोज रिडक्शन जो कि नॉन सर्जिकल मेथड है। फिर हम बता रहे हैं थिंग्स टू रिमेंबर अबाउट कास्ट। यानी जब भी कास्ट अप्लाई होगा तो उसमें जो चीज़ें याद रखने वाली हैं वो ये हैं कि मॉनिटर फॉर कंपार्टमेंट सिंड्रोम 6P। जो हमने पीछे 6P पढ़े थे कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर, जैसे कि पेन ज़्यादा है या नहीं है, पेलर तो नहीं है, पैरालिसिस तो नहीं है, पेरेस्थीजिया हो गया यानी टिंगलिंग या नमनेस तो फील नहीं हो रही, पल्सलेसनेस जो है कि लेट साइन हमने देखा था, वाइकिलोथर्मिया देखना है कि जिम का जो टेम्परेचर है वो एबनॉर्मल तो नहीं है। तो ये चीज़ हमने नोट करनी है कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम की जो 6P हैं उनको मॉनिटर करना है। मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन, हॉट स्पॉट इन द कास्ट, सीवियर पेन, फीवर, यानी इस चीज़ को मॉनिटर करना है कि इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, ये जो कास्ट अप्लाई किए उसके हॉट स्पॉट्स तो नहीं नज़र आ रहे, या फिर अनयूजुअल पेन तो नहीं हो रहा, फीवर, स्वेलिंग, इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करना है। फिर क्या कह रहे हैं, कीप द कास्ट एंड एक्सट्रीमिटी एलिवेटेड अबव द हार्ट लेवल, डिक्रीजेज स्वेलिंग। यानी जो कास्ट है और जो अफेक्टेड लिम है उसको हार्ट लेवल पर ऊपर रखना है, इससे क्या होगा जो स्वेलिंग है वो कम होती है। फिर बता रहे हैं अप्लाई आइस पैक टू द कास्ट फॉर द फर्स्ट 2 days टू डिक्रीज स्वेलिंग। यानी जो फर्स्ट 2 days होते हैं उनमें आइस पैक अप्लाई करते हैं। आइस पैक अप्लाई करने से क्या होगा, स्वेलिंग और पेन जो है वो कम किया जा सकता है। फिर हमें बता रहे हैं इवन ड्राइंग फॉर न्यू कास्ट बाय टर्निंग एवरी 2 hours। यानी जब भी कोई न्यू कास्ट अप्लाई की जाए तो हर 2 घंटे के बाद उसे टर्न किया जाए ताकि वो हर तरफ से एक साथ एक ही तरह इवनली ड्राई हो। उसके बाद हमें बता रहे हैं मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी, सेटल द कास्ट, यूज सॉफ्ट टैप कॉल्ड मॉल स्किन अराउंड द एज टू प्रिवेंट स्किन ब्रेकडाउन। मॉल स्किन हमारे पास एक सॉफ्ट टेप होती है, यानी कास्ट के जो किनारे हैं, एड्स हैं, उनके ऊपर क्या करना है कि सॉफ्ट टेप जिसको मॉल स्किन कहते हैं उससे उसको कवर करना है। इसके कवर करने से क्या होगा, जो कि स्किन ब्रेकडाउन है उसको रोका जा सकता है। उसके बाद क्या बता रहे हैं, कीप कास्ट ड्राई एंड नेवर स्टिक एनीथिंग इनसाइड टू स्क्रैच एंड ईच। यानी जो कास्ट है उसको बिल्कुल ड्राई रखना है और अगर कोई भी ईचिंग हो रही है उस एरिया में, खुजली है, तो उसको पेंसिल से, हैंगर से या किसी भी चीज़ से उसके अंदर की तरफ ना करें। इससे क्या होगा, अगर उस चीज़ से ईचिंग की जाए तो जो स्किन है वो वहाँ से कट सकती है, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है, वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए नेवर स्टिक एनीथिंग इनसाइड स्क्रैच एंड ईच, यानी जो वहाँ खुजली हो रही है उसके ऊपर कोई भी चीज़ उस कास्ट के अंदर ना डालें। अब हम बात करेंगे ओपन रिडक्शन की। ओपन रिडक्शन में हमें क्या बता रहे हैं, डन सर्जिकली टू पुट फ्रैक्चर्ड बोन बैक इन इट्स ओरिजिनल स्टेट एंड अ फिक्सेशन डिवाइस यूज्ड। यानी जो हमारे पास ओपन रिडक्शन है इसमें फ्रैक्चर बोन को सर्जरिकली यानी ऑपरेशन के ज़रिए से वापस अपनी ओरिजिनल जगह पर सेट किया जाता है और इसके साथ ही फिक्सेशन डिवाइसेस यूज़ होती हैं ताकि हड्डी जो है वो स्टेबल रहे और प्रॉपरली हील हो। तो इसके अंदर हमारे पास फिक्सेशन की टाइप हैं, जैसे कि इंटरनल फिक्सेशन है, एक्सटर्नल फिक्सेशन है। तो सबसे पहले हम इंटरनल फिक्सेशन की बात करते हैं। अटैच टू द बोन इनसाइड द स्किन, पिन्स, रोड, प्लेट, स्क्रूज। तो इंटरनल फिक्सेशन के अंदर हमारे पास ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि
हड्डी के अंदर लगाई जाती हैं और ये स्किन के नीचे लगती हैं। इनके एग्जांपल में हमारे पास पिन्स हैं, रोड्स हैं, प्लेट्स हैं, स्क्रू है। इनका पर्पस क्या होता है? हड्डी को सपोर्ट देना और स्टेबिलिटी देना। उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल फिक्सेशन जो है इसके अंदर क्या बता रहे हैं? फिक्सचर अटैच टू द आउटसाइड ऑफ द स्किन दैट हेल्प विद द बोन हीलिंग, कैन बी एडजस्टेड मेटल, ब्रेसेस और स्क्रू। यानी जो एक्सटर्नल फिक्सेशन है ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि स्किन के बाहर लगाई जाती हैं ताकि हड्डी को फिक्स किया जा सके। यानी हड्डी को फिक्स करने के लिए इसकी एग्जांपल में हमारे पास मेटल ब्रेसेस आता है, स्क्रू आते हैं। इसका जो पर्पस है वो ये है कि हड्डी को प्रॉपर पोजीशन में रखना और हीलिंग में हेल्प करना। ये एडजस्टेबल भी होता है ज़रूरत के हिसाब से। अब हम बात करेंगे ट्रैक्शन की। तो ट्रैक्शन क्या है हमारे पास? अलाइन द बोन विद अ कॉन्स्टेंट स्टेडी पुलिंग एक्शन। ट्रैक्शन का मतलब है कि हड्डी को कांस्टेंट और स्टेडी पुल के ज़रिए से अलाइन करना। ट्रैक्शन जो है ये फ्रैक्चर को प्रॉपर पोजीशन में रखने और हीलिंग को सपोर्ट करने में हेल्पफुल होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर ऑफ ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें हमें बता रहे हैं मेक श्योर द वेट आर हैंगिंग फ्रीली एंड नॉट ऑन फ्लोर। यानी वेट को हमेशा फ्रीली लटकाएं, फ्लोर पर ना रखें। ये प्रॉपर ट्रैक्शन और अलाइनमेंट के लिए ज़रूरी है। उसके अलावा है मॉनिटर सर्कुलेशन आवरली फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स देन एवरी 4 आवर। यानी जो पहले 24 घंटे हैं हर घंटे सर्कुलेशन चेक करें, उसके बाद हर 4 घंटे के बाद चेक करें। नेवर रिमूव वेट विद अ MD ऑर्डर। यानी सिर्फ MD यानी जो मेडिकल डॉक्टर हैं उनके ऑर्डर पर ही वेट को रिमूव करना है, उनके ऑर्डर के बगैर वेट को बिल्कुल भी रिमूव ना करें। उसके अलावा है पिन केयर एंड मॉनिटर फॉर इन्फेक्शन, ऑर्डरियस ड्रेनिंग, रेडनेस, पेन। यानी जो पिन की साइट है उसको क्लीन रखना, इन्फेक्शन साइन को देखना जैसे कि ऑर्डर्स ड्रेनेज तो नहीं हो रही है, रेडनेस तो नहीं है, पेन तो नहीं है, इन सारी चीज़ों को नोट करना। उसके अलावा है न्यूरोवेस्कुलर स्टेटस, जो 6P हमने डिस्कस किए थे, यानी पेन, पेलर, पैरालिसिस, पेरेस्थीजिया, पल्सलेसनेस, पाइकिलोथर्मिया, इन सारी चीज़ों को नोट करना। उसके बाद बता रहे हैं ओवर हेडेड ट्रेपीज बार टू मूव अराउंड इन बेड। ये हमारे पास एक ऐसा मेटल बार होता है जो कि बेड के ऊपर होता है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में बताया हुआ है। ये ट्रेपीज बार होता है जिसको पकड़कर पेशेंट जो है वो बेड पर ही मूव करता है। बेड पर मूव करने में हेल्प करता है। पेशेंट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, पेशेंट रीपोजिशनिंग और कंफर्ट के लिए इसको यूज़ करता है और ये प्रेशर सोर्स से भी बचने में हेल्प करता है। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है।